नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजमेर से ये बड़ी खबर आ रही है। नुपुर शर्मा को गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी है अजमेर दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती ने दी गोली मारने की धमकी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। गोली मारने की धमकी दी गई। आरोपी है अजमेर दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती ने दी गोली मारने की धमकी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी अजमेर दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और उनके वेतन को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ERTS पोर्टल के तहत बाहरी रिटायर्ड की भर्ती पर फैसला वापस लिया है। देखिए, वो तो जिस प्रकार से पहले मिड डे मील बनता था उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ता था उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी। और जो मिड डे मील बनाने वाली विशेष करके महिलाएं थी, उनकी जो उनको मानदेय मिलता था वो कम, मतलब आज के हिसाब से कुछ कम था। तो सरकार ने उसको लगभग डबल करने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उनको, गरीब लोगों को उसका लाभ होगा। अभी पहले जहां 3500 मिलता था 7000 देने का फैसला सरकार ने किया। देखिए, उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया। जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्या है। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहां। तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया आगे टीचर पूरे हैं। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता अपनी टीचर क्या कितनी 3 के साथ। चंडीगढ़ में पहरवार जमीन मामले को लेकर बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो 15 एकड़ जमीन दी गई थी वो लंबे समय से विवादों में चली आ रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसी को लेकर बैठक हुई, जिसमें सुना गया कि रोहतक के ब्राह्मण समुदाय के लोग क्या चाहते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि जो जायज बात है उसे समझा जाएगा। निकाय चुनाव में अभय चौटाला की ओर से पैसे बांटने के लगाए गए आरोप को लेकर बिजली मंत्री ने कहा कि मैंने अपने पिता चौधरी देवीलाल जी से राजनीति सीखी है, ओम प्रकाश और अभय चौटाला से नहीं। मेरा एक ही उसूल है, ना मुझ पर कभी एलिगेशन लगा है, ना ही मेरे पिता पर कभी लगा था। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना ही मैं कभी पैसे बांटने का काम करता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को मैंने पैसे दिए हैं उसको मेरे सामने लेकर आओ। अभय चौटाला ने ये कह दिया, ये बच्चों की बात है, उन्हें बहुत मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। पहले एक बार कह दिया कि मेरे पास 5 विधायकों की फिल्म है जो एक्सपोज करूंगा। आदमी को बहुत संभल कर मैच्योरिटी से कोई बात कहनी चाहिए। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ। हमने उनसे राजनीति सीखी है। मैंने ओम प्रकाश जी से और अजय से, अभय से नहीं सीखी। अब तक आप भी सब जानते हैं, जिंदगी में एक असूल है, रणजीत सिंह पे कोई एलिगेशन नहीं लगता, ना मेरे बाप पे लगा था। तो वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस चालकों और निजी अस्पताल संचालकों की मिली भगत का मामला सामने आया है। दरअसल सामान्य अस्पताल से जब मरीजों को दिल्ली रेफर किया जाता था तो वो मरीजों के परिजनों को डराना और बरगलाना शुरू कर देते थे और फिर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया जाता था, जहां मरीजों के परिजनों से
मोटी रकम वसूली जाती थी। एम्बुलेंस चालक को भी कमीशन मिलता था। 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एम्बुलेंस चालक मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं। मामला सामने आने पर जब इस पूरे मामले में फरीदाबाद के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तो कहाँ उन्होंने वहाँ से बोला कि एम्बुलेंस में ले जाओ और एम्बुलेंस वाले कह रहे वहीं पर आ जाओ। है एम्बुलेंस वाले ये कह रहे हैं कि यहीं आ जाओ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। बच्चे को लेकर के? हाँ। इस मासूम बच्चे को लेकर आप वहाँ जा रहे हो? वहीं बुलाया है। इसकी तो ऑक्सीजन जरूरत है बच्चे को। तो अब क्या बताएं, हमें तो न डॉक्टरों ने बोला कि ऑक्सीजन लगवाना है इसको, न एम्बुलेंस वाले ने बताया। क्या बच्चा ले आओ? हाँ, बस बच्चा ले आओ और उन्होंने भेज दिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहित कुमार। मोहित कुमार। कहाँ से आए हो? बल्लभगढ़ सेक्टर। कब हुई है डिलीवरी? डिलीवरी अभी हुई है 3 बजे। एम्बुलेंस वालों ने भेजा था। हाँ जी, ये बेटे की ज्यादा सीरियस है तो यहाँ दिखाओ। जबकि उन्होंने तो आपको, हम भी वहीं पे मौके पे थे, उन्होंने इंजेक्शन भी दिए, दिल्ली तक आप जा सकते थे, फिर भी आपको प्राइवेट में क्यों लेके आइए? बस एम्बुलेंस वाले ने बोला यहाँ दिखा दो, मैंने दिखा दिया क्योंकि बेटा सीरियस है तो मेरे को जहाँ फिर पास पड़ेगा वहाँ। जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने आपसे बोला है? पैसे तो मैं लेके ही नहीं आई। कोई बात नहीं, 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं है। क्लास किधर लेके गए? वो अंदर लेके गए। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा से ये मामला जुड़ा है, जिन पर रिश्वत लेकर फार्मेसी के लाइसेंस जारी करने के आरोप में स्टेट विजिलेंस ने मामला दर्ज करवाया है, जिसके तहत 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि फार्मेसी के चेयरमैन पकड़ से बाहर हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फार्मेसी के चेयरमैन धनेश अदलखा जो नगर निगम की फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, ऐसे में उन पर विजिलेंस की ओर से रिश्वत लेने का मामला दर्ज होने पर साफ हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कल नगर निगम मुख्यालय पर सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर राजपाल यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारे सहप्रभारी मुद्दा जो करप्शन इस प्रदेश के अंदर फैला हुआ है और खासकर फरीदाबाद के अंदर, कल हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें जताने जा रहे हैं, चेताने जा रहे हैं कि हरियाणा की जनता जाग चुकी है। जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके पर आप कार्रवाई करें, जो चोरी फरीदाबाद में चल रही है उसे रोकें। कल नगर निगम कार्यालय के बाहर हम लोग इकट्ठे होंगे, सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, और वहां से बी के चौक से घूम करके वापिस नगर निगम कार्यालय पाएंगे और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी जो पहले डीसी थे उनको ज्ञापन देंगे। हम अपने हमारे हरियाणा के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी का के और पूरी फार्मेसी के ये सीएम तक पहुंचाते हैं। मैं हरियाणा की जो सरकार, इनके साथ के सैकड़ों साथी भी आज इनके द्वारा पार्टी कर रहे हैं और हमारे सह प्रभारी महेंद्र चौधरी मैं अपने यहाँ। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों की बैठक ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम ने ली जिला उपायुक्तों की बैठक। लैंड बैंक को लेकर की चर्चा, सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, जल्द हो संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार विभागों की। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, सीएम ने जिला उपायुक्तों की बैठक ली है, लैंड बैंक को लेकर चर्चा हुई है और ये तस्वीरें उस दौरान की जब ये बैठक हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल अधिकारियों से बातचीत करते हुए, उन्हें दिशा निर्देश देते हुए सीएम ने जिला उपायुक्तों की बैठक ली। लैंड बैंक को लेकर चर्चा इस बीच हुई। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
इंद्री के गांव रसूलपुर में नाबालिग की शादी का मामला सामने आया है। इसकी खबर जब जिला संरक्षण अधिकारी को मिली तो वो पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया गया। जब जांच की गई तो पता चला कि दुल्हन की उम्र तो शादी लायक भी थी, लेकिन जब दूल्हे के आधार कार्ड को देखा गया तो उसकी उम्र कम पाई गई। हालांकि अधिकारियों ने दोनों परिवारों को समझाकर शादी को रुकवा दिया। आज ही मुझे सुबह एक फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि इंद्री थाने के रसूलपुर गांव में एक नाबालिग का विवाह हो रहा है, जो कि मौके पर एसएचओ साहब के सहयोग से हम लोगों ने मौके पर इंद्री थाने की पुलिस को भेजा और पता चला कि जो लड़का है फिलहाल जो है वो आधार कार्ड के आधार पर अपने आप को नाबालिग वो खुद ही बता रहा है और उसका ये भी कहना है कि वो 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन आधार कार्ड में गलत उम्र लिख दी है। फिलहाल जो है वो दोनों पक्षों को समझाया गया है और शादी पर रोक लगा दी गई है और उन्होंने खुद भी शादी ना करने का, निकाह ना करने का फैसला लिया है। एक और जहां प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत में स्टाम्प विक्रेता जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जनता को लूटने खसोटने का ये काम पानीपत जिला प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें कि लघु सचिवालय में बैठे स्टैंप विक्रेता, जिन्होंने सरकार की ओर से तय किए गए स्टैंप के रेट अपनी मनमर्जी से तय कर रखे हैं, जहां 10 रुपए की स्टैंप को 15 रुपए और 100 रुपए की स्टैंप को 110 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं जब मामला जिला उपायुक्त सुशील सारवान के संज्ञान में डाला गया, तब उन्होंने मामले में जांच करवाने की बात कही। सर 15 का दे रहे थे जी पहले, तो अब तो 10 का दिया है जी हमें। तो कब से दिया है इन्होंने? सर मेरे अभी दिया है जी, पहले तो मेरे को, मैं तो अभी आया हूँ जी देने के लिए। हम लोग लगे, हमने देखा है। हाँ जी, पहले 5 रुपए छोड़े हैं जी, जब आपने एक्शन लिया, नहीं तो 15 का तो दे ही रहते। अगर आप ना आते तो आप 10 का दिया है जी, एक्शन लिया तो आपने। तो ये 10 रुपए 15 रुपए लेते हैं, कई बार ले लेते हैं। ऐसा क्यों इनको बताते नहीं है कि जब 10 रुपए की चीजें? नहीं, बोलते हैं ऐसा मिलता है, फिर जाओ चक्कर काटो। जी ये 15 का ही देते थे। आज हमने स्टिंग किया, देखा इन्होंने, तो उसके बाद कम किया इन्होंने जी, 5 रुपए कम किए। 5 कम किए जी। 10 रुपए का स्टैंप 10 में किया। मैंने वीडियो फुटेजेस देखे हैं और मैंने इंक्वायरी के लिए डीआरओ साहब को वो भेज दिए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो पानीपत से खबर, स्टाम्प पेपर बिक्री में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सरकारी तय रेट से बढ़ाकर रेट लोगों से वसूले जा रहे हैं और अधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। उत्तराखंड के राजपुर में पर्यटन क्षेत्र के विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से संबंधित योजनाओं पर तेजी से कार्य के लिए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। अम्बाला में सर्व कर्मचारी संघ ने शहर के सिविल सर्जन कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरने के दौरान कर्मचारियों ने सिविल सर्जन अम्बाला कुलदीप सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं एमपीएचई के स्टेट प्रेसिडेंट बाल कौर ने
बताया कि एनएचएम कर्मचारियों को सरकार उनका हक नहीं देना चाहती, इसलिए फिक्स वेतन देने की बात की जा रही है। अगर सरकार ने जल्द ही ये फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर राहुल नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त और चेयरमैन ने शिरकत की। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने 35 विद्यालयों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर विद्यालय के प्रिंसिपल और संबंधित विद्यालय के एसएमसी प्रधान को सम्मानित किया। एडीसी डॉक्टर राहुल नरवाल ने कहा कि विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधाएं बढ़ाकर हमें शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाना है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए। आज इस पुरस्कार में अपने तन से पूरा योगदान दे रहे हैं स्कूल में, और आगे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं बहुत तन मन से आगे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के लिए आज उत्सुक हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि बाकी स्टाफ है वो भी इससे मोटिवेशन ले और इसी तरह से मेरी तरह आप एक जुनून पैदा करें। और वैसे मेरी टीम बहुत बढ़िया है जी, मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, मेरे साथी टीचर हैं या फिर निचला उस तरह सब मिलजुल के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और मेरा जो गाँव है सरवाज आज यहाँ जिला स्तर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम में हमारे विद्यालय को ओवरऑल कैटेगरी में माध्यमिक विद्यालय को भी और प्राथमिक विद्यालय को भी पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार स्वच्छ विद्यालय का दिया गया है। और इसके अतिरिक्त प्राथमिक विभाग को हैंड वॉशिंग विद शॉप का और माध्यमिक विभाग को बिहेवियर चेंजिंग का पुरस्कार दिया गया है। हमारे स्कूल ने स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार में ओवरऑल कैटेगरी में और हैंड वॉश विद सोप में 2 कैटेगरी में नाम जीता है। और इसके लिए पूरा स्कूल का स्टाफ, एसएमसी मेंबर और ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार करते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टाफ की, एसएमसी की और ग्राम पंचायत की भी मेहनत है। और इसके साथ ही हमारा स्कूल ने पीछे जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण पुरस्कार जीता था, और अब की बार हमारा स्कूल ने मिडिल स्कूल ने जीता है, और हमारा स्कूल ने 3 साल पहले जीता था। चलिए अब खबर तो शाम से है, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने निर्देश दिए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध पर अधिकारी कड़ाई से पालन करवाएं। एसडीएम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। साथ ही एसडीएम ने कहा कि 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद अब इसमें सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गुरुग्राम में नगर निगम ने कई मार्केट को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम चरण में निगमायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के निर्देश पर 7 मार्केट क्षेत्रों को चिन्हित करके मार्केट वाइज टीमों का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारियों को कार्रवाई करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देश के आधार पर कार्रवाई के तहत न केवल प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया जाएगा बल्कि संबंधित दुकानदारों के चालान भी काटे जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। अरे 5 मिनट में इंटरव्यू दे घंटे
जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो टोटल सरकार द्वारा पहले से ही बैन किया हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा भी 25 फरवरी 2022 को जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो उसको हम इन्फोर्स कर रहे थे विद इन द लिमिट्स ऑफ PMCG गुरुग्राम। अब जो नोटिफिकेशन आया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है 1 जुलाई से, उसकी परसुएंस में हमने थोड़ा सा इसको इंटेंसीफाई किया है कैंपेन को, और उस इंटेंसिफिकेशन की प्रक्रिया में निगम के द्वारा पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। वो कार्रवाई कर रही हैं, चालान भी काट रही हैं और सिंगल यूज जो सामान है उसको जब्त भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास 9 बर्तन बैंक हैं, जहां पर भी भंडारा वगैरह या फिर किसी ने कोई और फंक्शन वगैरह करना हो तो बर्तन बैंक के माध्यम से वो बर्तन लेके जा सकते हैं। बल्लभगढ़ का दशहरा मैदान इन दिनों यहां पर बदहाली की मार झेल रहा है। मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जीना भी दुर्भर हो गया है। ये दशहरा मैदान नगर निगम के पास ही बना है, बावजूद इसके अधिकारी कोई सुध लेने के लिए कोई यहां पर तैयार नहीं। यहाँ का हम रहते हैं, सांस लेने में का बीमारी का सामना करना पड़ता है, बुरी बदबू आती है। 6 महीने से परेशान है, 3 बार इनको बोल दिया है मगर कोई सुनवाई नहीं करता। कौन सी जगह है ये कम्प्लेक्स का ये दशहरा ग्राउंड है। यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त का पर्व मनाया जाता है। काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और इसका ये हाल बनाया हुआ है। परेशानी है जी, ये बल्लभगढ़ का मशहूर दशहरा मैदान है। ये बल्लभगढ़ की शान और दशहरा मैदान, आप दशहरा मैदान का हाल देख सकते हो क्या है। ये सामने MCF है और बराबर में ये एम्स की ब्रांच है। यहाँ पर इतनी गंदगी फैलती है कि यहाँ जो है सांस लेना भारी पड़ता है। ये सामने हमारी मार्केट है, हमारी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत परेशानियां हैं जी यहाँ पे। क्या कहते हैं, यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है। बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश होगी तो यहाँ पे बदबू आती है, निकलना भारी हो जाता है। बराबर में नगर निगम में कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। रोज यहाँ पे आके कूड़ा डालते हैं। बल्लभगढ़ पूरे बल्लभगढ़ शहर का कूड़ा यहाँ पे डाला जाता है। सोनीपत में स्कूल बस के नीचे आने से 9 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्ची मोहन नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी, तभी सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार नवीन पब्लिक स्कूल की बस को देखते हुए वो गिर गई और इसके बाद बस का पहिया बच्ची के शरीर पर उतर गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इस हादसे के बाद तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। अफरा तफरी में जब बच्ची को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि इसमें बस के चालक की लापरवाही है, साथ ही इस हादसे के बाद नवीन पब्लिक स्कूल के प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमारे पास 112 से कॉल आई थी कि ऐसे 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 बच्ची की डेथ हो गई जी। हम आके जी उनसे मिले जी, वो जो बस का ड्राइवर वीर जी, वो बच्चे माता पिता हूँ यहीं पे हैं जी। और जी हमने GPS सदर को कॉल कर आई, वहाँ वेट कर रहे हैं, इसका साहब आ रहे हैं, वो आ गए मामले। किस टाइम सूचना प्राप्त हुई थी? हमको जी आधे घंटे पहले प्राप्त हुई। सुबह स्कूल जा रही थी 8:40 पे 7:40 पे जा रही थी। बस 3 बच्चे थे उसके साथ। बस वाला आया साइड से, उसको हॉर्न दिया कि नहीं दिया पता नहीं, उसको सर पे चढ़ा के चली गई। अच्छा, किस स्कूल की बस थी आपकी बेटी? ये नवीन स्कूल की थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।